अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और लगता है वो एक कोई मौसम चल रहा होता है ना, सीज़न है, तो आजकल मुझे लग रहा है ये सीज़न है चलो चलो लंदन चलो, तो जिसको देखो लंदन उठ के पहुंच गए हैं। और आपको पता ही है कि बिलावल भुट्टो इज़ इन लंदन टू मीट नवाज शरीफ, साथ शहरी रहमान भी हैं, मिफ्ता इस्माइल भी वहाँ पहुंच गए हैं, कमर जबान भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ से बहुत से मामलात, जिसमें गवर्नरशिप है पंजाब की, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है और सदर ममलिकत का ओहदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा बारगेन करने की कोशिश करेगी। वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ रह तो नहीं गया एग्जैक्टली जिसकी उन्हें ख्वाहिश है या जिसको दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। खैर जनाब, ये इत्तेहाद है। अच्छा, एक और चीज़, कल इसी तरह प्रॉब्ली चलेगा। कल आपको पता है कि खान साहब जो हैं वो बहुत जलसे कर रहे हैं, तो अब इस पर एक जलसा हुआ ट्विटर पे, तो बड़ा ज़बरदस्त वो जलसा भी रहा, इसलिए बिकॉज ट्विटर इट सेज के दे मेड हिस्ट्री बाय, ये लें जी आपको जनाब, कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, तो 65,000 से ज़ायद लोगों ने अटेंड तो किया। ट्विटर की स्पेसेस की भी एक हिस्ट्री बनी है कल के, कल बहुत ज़्यादा लोग जो थे, लाखों, बल्कि कहेंगे लाखों, कहेंगे 1,65,000, ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़ायद लोगों ने, 1,65,000 वाज द पीक नंबर, जो मैक्सिमम लोग एक वक्त में इस स्पेस में मौजूद थे। और इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की, जिसमें एक तो उन्होंने बता दिया कि उनको इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है, और अपेरेंटली उन्हें एतमाद सर्टनली तभी शायद होगा जब इलेक्शन कमिश्नर उनके हक़ में फ़ैसले देना शुरू कर दें, क्योंकि उनका हर उस इदारे और हर उस शख्सियत से एतमाद उठ जाता है। ये बात तो तय है, जो उनके खिलाफ या उनको जो नागवार गुजरे वो फैसला कर दें, चाहे वो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या दीगर लोग हों। चले एनीवे, तो कल वो एक स्पेस थी और आज एक जलसा है लाहौर में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात भी थी हुमा कि उन्होंने कहा, दोबारा से कहा कि लोग न्यूट्रल नहीं हो सकते, या तो वो अच्छाई के साथ हों या वो बुराई के साथ हों, और ये भी वो अपेरेंटली खुद ही तय करेंगे कि कौन अच्छाई है और कौन बुराई है। ऑफ कोर्स, आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। खुद से फारग होने के बाद इमरान खान ने एहतजाज जो है वो सियासत, एहतजाजी सियासत जो है वो शुरू कर दी है, आप लोगों को पता ही है, और आवाम को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी बड़ी आलमी साजिश की वजह से इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, और इसके लिए वो हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुल्क के बड़े शहरों में जलसों के साथ कल ट्विटर स्पेसेस पर भी इमरान खान ने एक खिताब किया, जो कि रिकॉर्ड जिसने बनाया, जो हमने आपको अभी बताया भी है। पेशावर और कराची के बाद वो आज लाहौर का रुख कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड वही जगह है जहां अक्टूबर 2011 में तहरीक इंसाफ का बतौर बड़ी सियासी कुव्वत जन्म हुआ था, और आज लाहौर जलसे में, चले पहले तो ये 2011 वाले, एंड दिस वाज लाइक एक दुनिया यहाँ पहुंची हुई थी, एक दुनिया। इट वाज बाय फार, आई थिंक, if I say one of the biggest ones, the biggest of PTI, absolutely one of the biggest ones। अच्छा जी, आज लाहौर जलसे में आपको ये भी बता दें कि बैरूनी साजिश का बयानिया तो बदस्तूर सर फहरिस्त रहेगा, लेकिन कुछ दिनों से इमरान खान ने अपनी तोपों का रुख जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ कर रखा है, और मुबस्सिरीन का कहना है कि इसकी वजह फॉरेन फंडिंग केस का चंद हफ्तों में ही आने वाला फैसला है, जो इमरान खान के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। वैसे मुबस्सिरीन की जरूरत नहीं थी, मतलब ये तो अंडरस्टूड सी बात थी, और काफी देर से चल भी रहा है, वजह यही है। अच्छा, कल फवाद चौधरी साहब का ना एक हमने टीवी पे इंटरव्यू सुना, और उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये वाज़ेह कह दिया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात ठीक होते तो हम हुकूमत में होते, और हम तो ये समझ रहे थे कि बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत से इन्हें हटाया गया है, और पर्टिकुलरली अमेरिका ने साजिश की है। रियली क्विकली नीड टू डिसाइड कि एक्चुअली रीजनिंग क्या थी, क्योंकि एक पे स्टिक करें ना, ताकि वो बयानियां फिर बने। फवाद चौधरी ने एग्जैक्टली क्या कहा वो भी सुनो। वैसे रिलेशनशिप खराब है, खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब है? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों में? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। तो फवाद चौधरी साहब ने बगैर कोई लगी लिपटे ये बात साफ साफ बता दी। अब इसकी क्या ही और इंटरप्रिटेशन होगी कि अगर उनके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेशनशिप ठीक होते तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती। उन्होंने कहा कि अमेरिकी साजिश वाली बात से थोड़ा सा हटना चाह रहे हैं, मतलब इट कुड बी एक्चुअली एनीथिंग। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो उन्हें भूल गया था कि हमने एक फेक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाया हुआ है। अच्छा जी, आगे को पता है झूठ के पैर तो होते नहीं है, और झूठ बोलने का सबसे बड़ा खदशा ये होता है इंसान के साथ कि कभी भी आप ये भूल जाते हैं कि हम तो ये कह रहे थे। पता नहीं क्या हुआ है इधर। एनीवे जी, अबाउट टुडेज जलसा ज़रा पता करते हैं कि क्या तैयारियां। ज़ीशान बख्श हमारे
कॉरेस्पॉन्डेंट मीनार पाकिस्तान पे मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा, बड़ी तैयारियां हमें तो नजर आ रही हैं, कैसा चल रहा है? जी हुमा और अब्दुल्ला, तैयारियां बिल्कुल आपने जिस तरह कहा, बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। 4 बजे का वक्त था जब जलसागाह के दरवाजे खोले गए और 8 बजे का वो वक्त है तो तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कारकुनों को जलसे के आगाज़ का वक्त बताया गया है। तो यूँ अभी अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट कबल दरवाजे खोले गए हैं। कारकुनान की आमद का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक ख़वातीन का जो पंडाल है, जो फैमिलीज़ का पंडाल है, वो दोनों एनक्लोजर्स खाली हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जनरल एनक्लोजर को खोला गया है। बाकी अतराफ़ में सिक्योरिटी हुकाम सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन कर रहे हैं। जिस तरह का एक सिक्योरिटी थ्रेट गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया था और उस पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान की जिस खसूसी सिक्योरिटी का वज़ारत दाखिला को कहा गया, उसके बाद लाहौर की इंतज़ामिया आज ज़्यादा अलर्ट है। और यही वजह है कि आम तौर पर जो PTI का जलसा हुआ करता है, रौनक तो ज़ीशान अभी से लगना शुरू हो गई है। हम आपके पीछे भी देख रहे हैं, लोग हैं मौजूद, सब कुछ है। 2011 में प्रॉपर्ली लाहौर में सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2011 में किया था और उस वक्त शहर का, क्योंकि हमने भी अटेंड किया वो जलसा और बहुत से लोग थे, आप भी थे, माहौल ही कुछ और था। एंड यू नो एवरीबडी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, एवरीबडी वाज प्लानिंग टू गो। तो एवरीबडी वाज होपफुल। तो क्या आज भी वही माहौल आपको लाहौर शहर में नजर आ रहा है? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल जिस तरह आपने 2011 का जिक्र किया, उस रोज़ भी इस ग्राउंड में हम मौजूद थे और यही सूरत हाल थी। 4-5 बजे तक ग्रेटर इकबाल पार्क का ये ग्राउंड इसी तरह इतना ही भरा हुआ था जितना शाम के वक्त था, उतना नहीं था, खाली था। PTI के लोग खुद परेशान थे कि क्या लोग आएंगे भी या नहीं। लेकिन आज कम अज़ कम PTI की जो लाहौर और पंजाब की या मरकज़ी लीडरशिप है, वो होपफुल है कि लोग न सिर्फ आएंगे बल्कि बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। चूँकि काफ़िले जो हैं वो मुख्तलिफ मुकामात से रवां दवा हैं। जो लाहौर के काफ़िले हैं वो इफ्तार के बाद जो मुख्तलिफ NA की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ से रवाना होंगे। तो जो PTI की क़यादत का दावा है कि आज का ये ग्राउंड है छोटा पड़ जाएगा, बिल्कुल 2011 की तरह उस रोज़ भी असर की नमाज के बाद लोग आना शुरू हुए थे और देखते ही देखते मगरिब तक पता नहीं चला कि लोग कहाँ से आए और कैसे आए। अच्छा ज़ीशान, कल से एक सिक्योरिटी थ्रेट की भी बातें हो रही हैं और बल्कि खान साहब को ये एडवाइस भी किया गया कि अगर वो अपना फिजिकली वहाँ ना हो और वाया वीडियो लिंक कर ले अपना ये खिताब तो बेहतर होगा। लेकिन सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बताएं, क्या कोई बुलेट प्रूफ शील्ड वगैरह भी लगाई गई है स्टेज पे ताकि वो जरा इत्मीनान से अपना वो कर सके? हाँ, वो ग्लास सी होती है। नहीं हुमा, ऐसी कोई चीज़ लगाई नहीं गई। ना तो स्टेज पे बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है, ना ही बुलेट प्रूफ रोस्टम रखा गया है। हाँ, अलबत्ता इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए जो VVIP एनक्लोजर का एंट्री है उसको मुकम्मल तौर पर सील रखा गया इस वक्त तक और जस्ती चादरें लगाकर उस रास्ते को मुकम्मल बंद रखा गया है। स्टेज 1 की एंट्री पे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और PTI की जो मरकज़ी लीडरशिप है या कुछ खास मेहमान जो मीडिया से वाबस्ता हैं उनको जो मदऊ किया गया है, वो 100 अफराद मरकज़ी स्टेज पर बैठेंगे और वही वो रास्ता इस्तेमाल करेंगे। उस पूरे रास्ते पर लाहौर पुलिस के जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात है। बाकी पंडाल के अंदर भी डॉल्फिन फोर्स और दीगर जो पुलिस की नफरी है वो मौजूद है और कोशिश यही है कि मेन स्टेज जहां पर इमरान खान को जाना है उसकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए जो बेहतर इंतजाम हों वो किए जा सके। लेकिन इस वक्त तक ना तो बुलेट प्रूफ शीशा लाया गया है और ना ही कोई बुलेट प्रूफ रोस्टर लाया गया है कि कोई भी ऐसा इंतजाम किया जा सके। हाँ, अलबत्ता इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी और उनको सिक्योरिटी के अंदर जैमर्स के साथ जलसागाह तक पहुँचाने के लिए एहतमाम ज़रूर किया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मुतवक्के है कि इमरान खान इस्लामाबाद से रवाना होंगे और शाम के वक्त वो लाहौर पहुंचेंगे, जहां उन्हें पहले शौकत खानम के अफ्तार डिनर में शिरकत करनी है और फंड रेजिंग के बाद फिर वो मीनार पाकिस्तान के इस जलसागाह में आएंगे। तो एन मुमकिन है कि इमरान खान 9 बजे के बाद ही यहाँ पहुंचेंगे। ताहम पार्टी जो क़यादत है वो 8 बजे के बाद इफ्तार के बाद यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम तो किए गए हैं। थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस फ्रॉम मीनार पाकिस्तान ऑलरेडी। अच्छा, शौकत खानम के इफ्तार डिनर से मुझे याद आया कि इस सारे पॉलिटिकल केओस में कहीं आप ये ना सोचिए या कहीं आपके जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जो इदारा एक्चुअली गरीबों और मुस्तहिकीन का इलाज कर रहा है और कैंसर जैसे मर्ज़ के लिए इलाज कर रहा है, कहीं आप उससे अपनी चैरिटी या डोनेशन से हाथ खींच लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिल खोल कर, अगर आप पहले करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आप दिल खोल कर डोनेट करें। ये तो वो इदारा है जो कि मतलब वो तो खान साहब की पॉलिटिकल जो भी इंटरेस्ट है उससे प्रीसीड करता है। बहुत पुरानी बात है और क्या काम है उनका, तो लिहाजा ये जरूर याद रखिएगा किसी जस्टिफिकेशन का मोहताज नहीं है शौकत खानम अस्पताल। सो अगर आप बिल्कुल आप दिल खोल कर एहतियात दें अपने। अच्छा जी, शहजाद इकबाल सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, हम जरा कल ना फवाद चौधरी और उसके बाद फिर एक और TV चैनल पे हमने शाह महमूद का भी इंटरव्यू सुन लिया, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम जरा कंफ्यूज हो गए हैं कि ये
फवाद साहब कहते हैं भाई इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो हम आज भी बरसर इक़्तिदार होते और महीनों लगे और ताल्लुकात ठीक करने की भी उन्होंने कोशिश की। मतलब तो फिर वो अमरीकी साजिश, वो ख़त, वो सब ज़हनी इख्तिरा थी, वो ड्रामा था, क्या समझे हम? मुझे तो वैसे अगर आप पूछेंगे ना अब्दुल्ला, तो फवाद का जो तज्जिया कह लें या उनकी जो असेसमेंट है वो ज़्यादा हकीकत पर मबनी नज़र आती है बनस्बत यूएस कॉन्स्पिरेसी के। अब देखें फवाद साहब जो बात कल कह रहे थे कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो शायद हम हुकूमत में होते, क्या कहाँ ताल्लुकात खराब हुए हैं? देखिए 2-3 इशूज तो चल ही रहे थे ना हुकूमत के। एक तो जो कारकर्दगी थी, जो प्रोमिसेस किए थे, परफॉर्मेंस वैसी थी नहीं, वो एक इशू 2-3 साल लिंगर ऑन करता रहा। फिर उस्मान बुज़दार के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इस्टेब्लिशमेंट के कि उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि उनके होते हुए 12 करोड़ का जो सूबा है वो परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उनका तजुर्बा नहीं है, उनके पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है। वो एक इशू चलता रहा काफ़ी अरसे तक। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी के मामला है वहां पर भी कहीं ना कहीं जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत है वो एक पेज पर नहीं थी। 2-3 इश्यूज आए बीच में। एक आपको याद था कि मुस्लिम समिट होना था मलेशिया में, जिसके लिए इमरान खान साहब ने हामी भर ली थी, लेकिन फिर जब दोस्त ममालिक की तरफ से दबाव आया तो हम नहीं जा सके। और उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट का नुक्ता नजर यह था कि दोस्त ममालिक हमें पैसे दे रहे हैं तो हम इस्लामिक एक और ब्लॉक नहीं बना सकते टर्की और मलेशिया के साथ। हमारे दोस्त ममालिक जो हमारी मदद करते हैं फाइनेंशियली वो नाराज होंगे, तो वहां पर भी इशू था। अमेरिका के हवाले से जब से ये अफगानिस्तान से इनखला हुआ है यूएस फोर्सेस का, उस वक्त से जिस किस्म के बयानात और टीवी इंटरव्यूज इमरान खान साहब दे रहे थे, वहां पे भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आना शुरू हो गए थे। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था वो तो नवंबर में जो DGISI का मामला था, जब नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा था, अपॉइंटमेंट के बाद भी उसको काफी तकरीबन 15-20 दिन डिले किया गया। फिर जब प्रेस रिलीज आई तो उसमें बाकायदा बताया गया कि वही DGISI को अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा 3 लोगों के इंटरव्यूज हुए और उसके बाद अपॉइंट किया गया। तो वो मेरे ख्याल से वो पॉइंट था जिस पर आप कह सकते हैं कि अच्छा शहजाद, इनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं, और सर्टनली फवाद चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें वो भी उनमें से एक हैं। फिर परवेज़ खटक साहब हैं, फिर शेख रशीद हैं जिन्होंने सारी उम्र सियासती पिंडी की है। मतलब अगर ये लोग भी मामलात इतने बिगड़ गए थे हालात कि ये लोग भी मामलात सेटल नहीं करा सके। फवाद ने कल इंटरव्यू में कहा है, और मैं भी कुछ बातों को जानता हूं कि बड़ी कोशिश की गई थी। इनफैक्ट जो मैं नवंबर का भी जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद भी जो वफ्द था PTI का जिन्होंने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की, और वो समझ भी रहे थे कि ताल्लुकात शायद बेहतर हो गए हैं और कुछ हद तक बेहतर हुए भी थे, नॉर्मलाइज हुए भी थे, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे थे जहां 2018 में एक फैन बॉय मूवमेंट होता था, आप कह सकते हैं, इदारे और हुकूमत के दरमियान वो लेवल नहीं आया था। तो उस जो मीटिंग्स में जो मामला बेहतर करने के लिए की गई थी उनमें फवाद साहब का बड़ा कलीदी किरदार था, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रहे हैं। परवेज खटक अभी रिसेंटली काफी जो है कम्युनिकेशन करते रहे। बट ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये लोग भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सके। उसकी वजह एक ये है कि दूसरी तरफ से भी अब दूरियां कम होती हुई नजर आई। मिसाल के तौर पे आप देखें, जो नून लीग का सारा बयानिया था, PDM जब बनी थी तो नून लीग तो खास तौर पे ये कहती थी ना कि इमरान खान तो हमारा हदफ ही नहीं है, उससे तो लड़ाई नहीं है, वो तो कठपुतली है, असल तो जो उसके मास्टर्स हैं उससे हमारी लड़ाई है। लेकिन आपने सुना होगा कि पिछले 8 महीने 1 साल में वो बयानिया तो कहीं गायब ही हो गया, और अब तो सिर्फ हदफ इमरान खान था। तो वो जो बयानिया भी लेके चले गए थे कि हम हमारा हदफ जो मास्टर्स है वो है पपेटियर बेसिकली जो हम। अच्छा फवाद चौधरी का शहजाद इसलिए होता गया वहाँ अहम ओहदों पर तब्दीलियां भी तो हो गई ना, इसलिए करीब होती गई थी क्योंकि शहबाज शरीफ का बयानिया जो है वो प्रिवेल कर रहा था। अच्छा शहजाद, आपको क्या ये लगता है या ये सेंस आई है कि जो रियलिटी जो इशू था उस पे फवाद चौधरी अब आ रहे हैं ताकि ये अमेरिकन साजिश वाली बात जो है ये जरा बैक बर्नर पे चली जाए? एक तो बात भी इसमें इतनी कोई सदाकत निकली नहीं, हर फोरम ने कह दिया कि उस लेटर में कुछ नहीं था, आज पता लगेगा। और फिर दूसरी जी बिल्कुल, और दूसरी बात ये अब उस कल सेनेटर इल्हान उमर से भी मिले हैं, मतलब उनके ताल्लुकात बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, बिकॉज वी डाउट कि उन्होंने उसको सेनेटर इल्हान को कंप्लेन किया होगा जी आपकी हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया। तो आपको लगता है कि अब ये अमेरिकन साजिश वाली बात से पीछे हट के अब एक्चुअल जो बात थी उस पर जरा उसको सामने ला रहे हैं? मुझे तो है कि अमेरिकन सेनेटर से कल इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। मैं पढ़ रहा था कि इस हवाले से तो कोई बात नहीं हुई है कि यूएस कॉन्स्पिरेसी जो है की गई थी। लेकिन जो आपका ये सवाल है कि आप फवाद चौधरी ने जो कल बात की है वो बयानिया आगे चलेगा, यूएस कॉन्स्पिरेसी का पीछे आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब जो खुली डुली बात करते हैं और वो कर गए उस मोमेंट में एक मजाक के लिहाज से, मजाक नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मजाही अंदाज में वो बात करके चले गए और एंकर ने आगे मजीद सवाल भी कर लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस स्टेज पे नहीं लेके जाएंगे।
वो अभी भी जो यूएस कॉन्स्पिरेसी और जो साजिश वाला बयानिया है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, हेडलाइन ब्रेक ले रहे हैं एंड विल सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। वैसे मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों इस तरह ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपने आप को देखना। कैसे ये जो ये ऊपर से आ जैसे रहा घूम होता के है आते हैं, इसको मैंने ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स का नाम अच्छा, अभी भी घूमा चला जा रहा है लेकिन अभी हमें कट नहीं किया हुआ। अच्छा जी, डॉलर आपको पता है कहाँ पहुंच गया है? 187 above interbank। आई एम नॉट फॉलोइंग इट 190 पे भी एट टाइम्स आपको ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। स्टॉक मार्केट में भी जरा मंदी का रुझान ही है। और दूसरा, लोड शेडिंग चाहे वो बिजली की हो या गैस की हो, जिंदगी अजीरन कर दी है। कल एन इफ्तारी के वक्त मेरे घर गैस नहीं थी। एन इफ्तारी, इससे ज्यादा खूबसूरत वक्त और क्या हो सकता है गैस बंद करने का। अच्छा, दोपहर को मेरी तरफ मेरे घर भी नहीं होती और इतनी गर्मी में, मतलब अब गर्मियाँ आ गई हैं, गैस की लोड शेडिंग का कुछ मकसद समझ नहीं आ रहा। वैसे तो गर्मी की वजह से जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है उसकी भी समझ नहीं आ रही और हर जगह हो रही है। आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही मुल्क भर में लोड शेडिंग भी शुरू होगी और किधर किधर हो रही है जी, जोरों पर है। बाय द वे, कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तकरीबन हर शहर में ही बिजली जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। या तो पूरा स्केड्यूल दे देना तो बंदा एक्सपेक्ट भी कर रहा हो। शहरी इलाकों में 10-10 घंटे, गांव देहात में तो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे, बुरा हाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना है इस सिलसिले में? सुनिए। ये सुनिए। आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं। लोड शेडिंग का चैलेंज है, जो ईंधन ना होने की क्या वजूहात हैं, चाहे वो गैस है, ऑयल है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज आपको ब्रीफिंग मिलेंगी। हमें क्या करना चाहिए, कौन से वो इक़दामात हैं जो इस कौम के बेहतरीन मफाद में होंगे। दर्जनों कारखाने सिर्फ इसलिए बंद हैं कि उनके पास बिजली नहीं है, ईंधन नहीं है। हमें बरवक्त इक़दामात उठाने हैं। अच्छा, डेफिनेटली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातों से लग रहा है कि उन्हें भी इस मसले की संगीनी का एहसास है, लेकिन हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लोड शेडिंग में इजाफे की वजह कुछ भी हो, इत्तेहादी हुकूमत को फौरी और हंगामी बुनियादों पर ये मसला जो है वो हल करना होगा। वैसे रिवर्स गियर हमने कैसे लगाया? आपको पता है कि 2018 में तकरीबन हमने लोड शेडिंग का मसला हल कर दिया था। ये बहुत बार इन्होंने काफी दफा एक्सप्लेन किया। मतलब हम आगे आने के बजाय 3.5-4 सालों में लिटरली और पीछे चले गए। मतलब बिजली की लोड शेडिंग तो अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई थी इससे, और उसके बाद अब फिर अच्छा, पिछली हुकूमत ने बाय द वे आपको याद है ना, ये भी कहा था कि बिजली जरूरत से ज्यादा बन गई है, तो ये ऐसी बातें भी हो रही थी, मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। लेकिन और अभी 7000 मेगावाट से ज्यादा का शॉर्टफॉल है बाय द वे, जो कि हमाद असद साहब और दीगर लोग आके कहते थे कि हमें तो इतनी बिजली की जरूरत ही नहीं है, बिजली तो बहुत है हमारे पास। Anyway, अच्छा फॉरगेट दैट, मैंने पुरानी बातें अब नहीं करनी है, अब हमने ज़रा आगे जाना है। तो ज़रा पता करते हैं जी, अपने शहरों का हाल देखते हैं कि बिजली की क्या सूरत हाल है। कराची से शुरू कर रहे हैं, अली इमरान हमारे साथ हैं। अली बताइएगा। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है रमज़ानुल मुबारक के दौरान, और सहरी के औकात हों या अफ्तार के औकात हो, मुख्तलिफ स्पोरेडिकली जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। रात को 2 बजे लाइट जा रही है, 3 बजे जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें स्कीम 33 के इलाके शामिल हैं, किमाड़ी के इलाके शामिल हैं, गुलिस्तान जौहर से ये इतलात हैं। तो सडनली लाइट जाती है और इस पर के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि 300 मेगावाट नेशनल ग्रिड से जो बिजली की आमद है वो कम हुई है। अब इसमें के ई के पास जो ज़राए हैं, तनकीद यही की जाती है कि अगर नेशनल ग्रिड्स में कमी हो तो उनके पास स्टैंड बाय में अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन ये कि उसको ब्रिज करने के लिए इनके पास लोड शेडिंग के अलावा फ़िलहाल कोई चारा नहीं है। जी अच्छा जी, यहाँ तो ये सूरत हाल है कराची में। लाहौर में और भी ज़्यादा बुरा हाल है बाय द वे, और लाहौर में हमें सूरत हाल से मुताल्लिक अपडेट करेंगे जवाद मलिक। बताएं जवाद। जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है इंतहाई ख़राब नज़र आती है। जब रमज़ान शुरू हुआ था तो लेस्को काम की तरफ से वज़ारत एनर्जी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जो लोड शेडिंग कतई तौर पर नहीं होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो गर्मी बढ़ रही है, जो पोल है, लेस्को का सिस्टम है, वो खुलकर सामने आ चुका है खामियाँ उसकी, और हम देखें 3 से 4 घंटे तक इस वक्त दौरान ये चला गया है। जबकि देहात की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, तो वहाँ पर 10 से 12 घंटे की बदतरीन गैर लानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सार्फिन बहुत परेशान है कि रमज़ान का महीना है, जब बिजली जाती है तो पानी भी चला जाता है, और उन्होंने रोज़े रखे होते हैं तो उनको इंतहाई
मुश्किलात का सामना है। और कारोबारी हज़रात की बात करें तो वो भी हमें नाला नज़र आते हैं। उनका कहना है कि हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है इस वक्त, चूँकि ईद के सर पर है तो बाज़ कारोबार ऐसे हैं जिन्हें 24 घंटे बिजली चाहिए होती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से कोई अहम फैसले करे और उनको जो बिजली है वो 24 घंटे स्वातर से मुहैया की जाए। बुरा हाल है यानी लाहौर। अच्छा, लाहौर में ये होता है, आपको पता है ना, ट्यूबवेल सारा सिलसिला अभी बिजली के साथ चलता है। तो जब बिजली जाती है ना, हम तो कराची में आपको पता है ज़ेर ज़मीन टैंकर में पानी सेव कर लेते हैं। लाहौर में इतनी कोई अशद ज़रूरत नहीं होती, इस तरह पानी खरीदा भी नहीं जाता ना, तो बिजली जाती है तो पानी भी जाता है। और सोचे रमज़ान में पानी भी चला जाए। अच्छा ना सोचे ना, मतलब आगे चलते हैं। रावलपिंडी से पता हो रहा है वैसे तो ये रावलपिंडी से जी रिपोर्ट कर रहे हैं शबीर डार, बताइएगा। जी, रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 5 से 6 घंटे हैं, जबकि रावलपिंडी के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर 9 से 10 घंटे बिजली गायब रहती है। रमज़ान उल मुबारक का महीना है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है, लिहाजा शहरियों का कहना है कि जब बिजली तवील दौरानिया तक जाती है तो घरों में भी पानी भी नहीं आता, पंखे भी नहीं चलते हैं, चूँकि घरों में मरीज़ भी हैं। जब पंखे नहीं चलते तो मरीज़ भी परेशान होते हैं। ईद का मौका है, दर्जियों के पास बहुत काम बढ़ गया है और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनका काम भी मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों से हमारे पास इतलात है कि 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहती है। अब ऐसा भी हो रहा है 1 घंटे में 4-4, 5-5 दफ़ा बिजली गायब रहती है। जी अच्छा, एक तो वैसे गर्मी बहुत है और बहुत बहुत शुक्रिया शबीर डार हमें रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये लोग खड़े भी तो सही धूप के नीचे हैं, तो मैं तो इनके लिए परेशान हूँ कहीं हीट स्ट्रोक ना हो जाए, इतनी गर्मी भी है और मुश्किल काम है और ये सूरत हाल आप तक पहुँचाना। सो हैट्स ऑफ टू आवर रिपोर्टर्स एंड आवर रिपोर्टिंग टीम्स। अच्छा, फैसलाबाद से इरफानुल्लाह हमें बता रहे हैं। जी, फेस्को रीजन जिसमें फैसलाबाद समेत 8 अजला शामिल हैं। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे कई इलाकों के अंदर तो 3 से 4 घंटों के लिए, जबकि कुछ इलाकों के अंदर 4 से 5 घंटों के लिए लोगों को लोड शेडिंग का सामना है। जबकि जो दही इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बिजली बंद होने की शिकायत हैं और अक्सर इलाकों के अंदर तो 6 से 8 घंटों के लिए जो है वो बिजली बंद हो रही है। उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि फैसलाबाद के जो सनती इलाके हैं और इसी तरह से झंग के अंदर भी जो सनती इलाके हैं वहाँ पे भी फोर्स लोड शेडिंग जो है वो पहले नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन सनती इलाकों के अंदर जो है अब 3 से 4 घंटों के लिए जो है बिजली बंद हो रही है, जिससे जो पावरलूम सेक्टर है वो मुतासर हो रहा है, वहाँ उनकी पैदावारी लॉस का सामना है। जबकि जो फेस्को तर्जुमान है उनका ये कहना है कि इस वक्त जो शॉर्टफॉल है बिजली का वो तकरीबन 400 मेगावाट तक पहुँच चुका है। सो ये सारे सूरत हाल है फैसलाबाद में। हर शहर की जो ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं ना, साथ गर्मी और इट इज बहुत ही गर्मी, मतलब देख के ना गर्मी और ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गई है। अब पेशावर ही रह गया, हम पेशावर से भी पता कर लेते हैं। शीबा हैदर इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर। जी बिल्कुल, पेशावर में रमज़ान मुबारक के दौरान इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मामलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब रहती है। बेशतर इलाकों में सैर और अफ्तार के वक्त बिजली की लोड शेडिंग की वजह से भी रोज़ादारों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली की तलब और रसद की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम उठाए ताकि आवाम को बिजली की लोड शेडिंग से निजात मिल सके। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो हम पेस्को हुकाम से भी हमारी बात हुई तो पेस्को हुकाम का कहना था कि शेड्यूल के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जिन इलाकों में लाइन लॉसेस ज़्यादा है वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज़्यादा है। जी अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और सिंध हुकूमत से जुड़ी जो खबरें होती हैं ना वो उमूमन आपको डिप्रेस करती हैं। ऑल्दो कल मुर्तज़ा वहाब साहब की ये ट्वीट देख के बड़ी दिल को तसल्ली हुई कि वो 120 बसें जो है वो शंघाई से चल पड़ी हैं। होपफुली वो कराची पहुँच भी जाएँ। उनकी सलामती के लिए लिटरली कराची वालों ने दुआएं शुरू कर दी हैं कि इस दफ़ा तो ये बसें आई जाएं। लेकिन इसके अलावा फायर ब्रिगेड्स चाहिए, हम अगर आप लिस्ट अगर आप लिख ही रहे हैं तो एम्बुलेंसेस चाहिए, मतलब क्या चीज़ है जो नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं कराची में, अल्लाह ना करेगा अगर टॉप फ्लोर पे कहीं आग लगे तो हमारे पास तो इतनी सीढ़ी भी नहीं है लंबी हमारे फायर ब्रिगेड्स के ऊपर कि वहाँ तक पहुँच सके। वी आर नॉट इक्विप्ड हियर इन रेस्क्यू सर्विस नहीं है कोई प्रॉपर। मेहनत की सूरत हाल आपके सामने रही। फिर नाजिम जोकियो केस ने तो वैसे ही हम सबको डिप्रेस किया हुआ है, आपको पता है ना, नहीं पेश हो सके वो और मरकजी मुल्जिमान। मतलब कोई
कोई खातिर में ही नहीं ला रहा। डिप्रेशन की ही बातें हो रही हैं सिंध में, क्या क्या हो रहा है। तो एक और बात आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत और NGO के तनाज़े ने कराची के शहरियों से बच्चों के अस्पताल की एक और सहूलत जो है वो छीन ली गई है। और ये बहुत ही सैड सिचुएशन है। नागुन चुरंगी पर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसमें OPD के अलावा तमाम जो और डिपार्टमेंट्स हैं कोई काम नहीं कर रहा। ओनली OPD इज़ वर्किंग। और अस्पताल में काम करने वाले 350 मुलाजमीन को 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मुझे प्लीज़ बता दें कि इस मुल्क में जहां 9-10 महीने से 1-2 महीने भी किसी को तनख्वाह ना मिल रही हो तो कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तनख्वाहें कितनी हैं। तो जी हुकूमत NGO को और NGO हुकूमत को इल्ज़ाम इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। एक्चुअली हुआ क्या है ये ज़रा देखिए। खावर खान की सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नागन चौरंगी अमराज अतफाल का कराची का दूसरा बड़ा अस्पताल, जिससे सिर्फ कराची नहीं बल्कि बलूचिस्तान तक के शहरी इस्तेफादा करते थे, आज आखिरी सांसें ले रहा है। सन 1994 में कायम 220 बेड्स के अस्पताल के तमाम बेड्स अक्टूबर 2021 से खाली पड़े हैं। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत ख़त्म हो चुकी है और कोई ऑपरेशन अब नहीं होता। अस्पताल में इलाज के नाम पर अगर कुछ है तो सिर्फ चंद घंटे की OPD, जहां कभी यौमिया 2700 मरीज बच्चे आते थे, अब 200 भी नहीं आते। ये मेरा बेटा इस वक्त फीवर में और हमें सहूलत मुयसर नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ पे हड़ताल चल रही है तो इस वजह से अभी काम बंद पड़ा हुआ है। पहले आते थे, हम आते थे, फीवर चेक होता था, सब कुछ होता था, सीना चेक करते थे, सब कुछ तरीके से चेक करते थे दिलचस्पी से। अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। महकमा सेहत सिंध ने 2016 में अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला किया और अस्पताल एक गैर सरकारी तंजीम पॉवर्टी एरेडिकेशन इनिशिएटिव PEI को 10 साल के लिए ठेके पर दे दिया। मुआहदे के तहत हुकूमत NGO को सालाना 43 करोड़ रुपए जारी करने की पाबंद है। अस्पताल शुरू में तो ठीक चला, लेकिन आज कराची से बलूचिस्तान तक के शहरियों से ये अहम तरीन सहूलत छिनती नजर आ रही है। अस्पताल के मुलाजमीन भी 9 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। हमारी 10 मंथ्स हो गए, हमारी सैलरी नहीं मिली है। अब जाहिर बात है हम डेली आ रहे हैं, कहीं और भी जॉब नहीं कर रहे हैं और हमारे इधर कोई सैलरी का कुछ नहीं पता। कोई सीनियर नहीं आया, कोई मैनेजमेंट नहीं आई, बल्कि जो हमारी रही से यहाँ की मैनेजमेंट थी वो भी सब रिजाइन कर करके चली गई। हमने तो पूरे 8-10 महीने से अपने उन लोगों की शक्ल ही नहीं देखी जो कि कहते हैं कि वो इस NGO के करता धरते। यहाँ पर सैलरीज नहीं मिल रही और 9 महीने से ये हॉस्पिटल बंद है और हम लोग हर प्रोटेस्ट करते हैं मगर हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। NGO हुक्काम का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फरहमी से मसाइल पैदा हुए हैं। हुकूमत ने इस वक्त 270 करोड़ रुपए रोक रखे हैं, जबकि सिंध काबीना की जानिब से 3 माह कबल 44 करोड़ फौरी जारी करने के हुक्म पर भी ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ है। जबकि महकमा सेहत सिंध के हुक्काम के मुताबिक अस्पताल के लिए फंड्स मौजूद हैं, लेकिन उनके इजरा के लिए ऑडिट इंतहाई ज़रूरी है, जो NGO की जानिब से नहीं कराया जा रहा है। NGO हुक्काम सिंध हुकूमत पर नए मुआहदे पर दस्तखत के लिए दबाव डालने का भी इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि एक इल्ज़ाम ये भी है कि हुकूमत ने ऑडिटर का नाम ही तजवीज़ नहीं किया। सिंध हुकूमत और NGO के माबैन तनाज़े ने एक तरफ कराची के शहरियों से बच्चों के इलाज की एक सहूलत छीन ली है, जबकि दूसरी तरफ 350 मुलाजमीन मुसलसल तनख्वाहों से महरूम हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। इतना मुझे इस चीज़ पे अफसोस हो रहा है, इतना बड़ा अस्पताल मतलब जो चल भी रहा हो इतने सालों से, वो उसको क्यों इस नहज तक आने दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है ना, वफाक में कादिर पटेल साहब ने हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला है। सिंध गवर्नमेंट में भी हेल्थ मिनिस्टर कादिर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और कराची और सिंध में तो हुकूमती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अगर अब भी ना हो, ब्रेक लीजिए। ओके, कौन हमें कोई लेके जा रहा है या फिर क्या? जनाब हम गुजरावाला हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है।
जी अब्दुल्ला और उमा, अगर गुजरांवाला की बात की जाए तो गुजरांवाला का बारबेक्यू मुल्क भर में मशहूर है। इस वक्त मैं गुजरांवाला के एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी की जा रही है और गुजरांवाला के शहरी जो है अपनी इफ्तारी में यहाँ का मशहूर बारबेक्यू खाना पसंद करते हैं। इस वक्त किचन में बारबेक्यू की तैयारी की जा रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ के कबाब है, यहाँ की चांपे, नलियाँ, मटन कबाब, गोला कबाब, रेशमी कबाब, वो मुल्क भर में मशहूर है। सिर्फ गुजरांवाला से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी अफराद यहाँ पर सिर्फ इफ्तार करने के लिए आते हैं और जो है अपनी बारी का इंतजार करने के लिए उनको एक दिन पहले यहाँ पर बुकिंग करवानी पड़ती है। इस वक्त रेस्टोरेंट के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा खिलजी साहब, कितने साल पुराना ये रेस्टोरेंट है और क्या स्पेशलिस्ट है आपके बारबेक्यू में? ये जी तकरीबन 1975 से हमारे बड़े भाई ये काम कर रहे हैं। बूफे भी हमने लगाया हुआ है, तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा काम है। जी जैसा कि आपने इनके ऑनर की बात सुनी, इनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में हमने इफ्तार के लिए स्पेशल बूफे का इंतज़ाम किया है और यहाँ पर शहरी आके अपना मनपसंद बारबेक्यू खाकर अपनी इफ्तारी का मज़ा दुबारा कर सकते हैं। जी मतलब उस्मान खलील की कोई मौजें लगी हुई हैं, क्योंकि ये खाना ऐसा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं टीवी में ना हाथ डाल के कुछ खाना निकाल लूं। अच्छा, ये बटेर कुछ टाइप लग रही थी। बटेर थे। अच्छा, मुझे जो है ना चिड़े खाना कभी नहीं समझ आया। गुजरांवाला में वैसे गुजरांवाला लोग चिड़े खाने भी जाते हैं, ये चिड़े ही थे वैसे। मतलब तो चिड़े क्या कितने खाते होंगे? जो चिड़ियाँ ओड़ी होती है ना, ये मेरा ख्याल है इसीलिए खत्म हो गई है शहरों से, खा ली है सारी हमने। बुरी बात है। चलो एज लॉन्ग एज हम चमगादड़ ना खाएं, कितनी ज्यादा चिड़ियों तक ही रहने दें, चमगादड़ पे नहीं जाना, फिर आपको पता है क्या हो जाता है। कोयटा चलते हैं अलबत्ता, और शहाब उमर हमें बता रहे हैं कि आज वो क्या खा रहे हैं। आज ऐसी बहुत सी खुराकें कोयटा के शहरी रमज़ान के महीने में खाते हैं, ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त। एक रिवायती खुराक है जिसे सज्जी कहा जाता है, जो कोयटा के शहरी से शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर अपने इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनाते हैं। इस वक्त में मौजूद हूँ शहर के एक ऐसे इलाके में जहाँ पे सज्जी तैयार की जा रही है। सज्जी मुर्गी का जो साबित गोश्त है, इसके अलावा बकरे की रान दस्ती को नमक लगा के कुछ देर के लिए रखते हैं, जो जज्ब होने के बाद उसे तपते अंगारों के लगाया जाता है, जो 2.5 से 3 घंटे में सज्जी तैयार हो जाती है। रमज़ान के दिनों में ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। 2.5 से 3 घंटे तैयार हो जाती है और लजीज सज्जी बड़े एहतमाम के साथ लोग खाते हैं और एंजॉय करते हैं। जी थैंक यू। मुझे एक दफा फिर याद आ गया, थैंक यू शहाब उमर के, कोयटा जाने का बड़ा दिल करता है वैसे मेरा। I've never been to Quetta. Neither have I. No, neither have I. Yeah, I haven't. मेरी आँख में कुछ चला गया है। लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद से जी हमें बता रहे हैं हमाद अहमद। दही पल्ले। इस वक्त हम बाबर चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर के मशहूर दही पल्ले जो है वो शहरी जो है वो लाजमी तौर पर यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं ताकि अपने दस्तरखान को भरपूर तरीके से सजा सके। और इन दही बल्लों की खास बात यह है कि इसलिए ये ज़्यादा मशहूर है, इसलिए ज़्यादा ये पसंद किए जाते हैं कि दही बल्लों के साथ मुख्तलिफ इकसाम की जो सॉस हैं, चटनियाँ हैं, तो उनके साथ दही बल्लों को मज़ीद जो है वो चटपटे बनाया जाता है। और यहाँ पर जो दोपहर के वक्त ही खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त भी यहाँ पर खूब रश देखा जा रहा है। शहरी जो अफ्तार से कबल यहाँ पर जोग आते हैं और बाकायदा तौर पर कितारों में लगकर अपनी बारी आने पर ये दही बल्ले खरीदते हैं। इसके साथ समोसे और कचौरियाँ भी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जो तवज्जो जो होती है वो दही बल्लों की होती है और खरीदारी के लिए काफी टाइम लोगों को लगता है, लेकिन अपने इफ्तार को पुरलज़्ज़त बनाने के लिए शहरी ये दही बल्ले जरूर खरीद कर अपने इफ्तार का हिस्सा बनाते हैं। जी हमाद अहमद, थैंक यू सो मच। बट यू नो मैं ये दही भल्ले ही थे, कोई दही भल्ले नहीं थे। दही भल्ले थे, लेकिन जब मैं जाता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है दही दही दही। लेकिन दही हो या दही हो, हमारा एक दोस्त वो कहता है सहरी में क्या दही खाए। वैसे दही खा रहा होगा, वो एक ही चीज़ है। वो एक ही चीज़ है। And this is the beauty of our culture and different regions के जो थोड़ा डायलेक्ट थोड़ा एक्सेंट जो चेंज होता है ना, this is what you know makes it interesting. I have been told and you can tell me कि अंग्रेजी तो खैर मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मेरी उर्दू भी थोड़ी सी पंजाबी एक्सेंटेड है। जैसे अभी मैं आपको पकड़ने वाला था, अब फारग, तो मैंने क्या कहा है? फारग कहा था आपने, फारिग होता है। ब्रेक लें भाई, बड़ी बात की है। वेलकम बैक। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल पाकिस्तान के उन मायानाज इदारों में से एक है जिसने गरीब और नादार लोगों का, मुफलिस लोगों का मुफ्त इलाज किया। और
लाखों लोगों की ज़िंदगी बचा चुका है अब तक ये इदारा, और इसकी एक ब्रांच कराची में भी ज़ेर तामीर है, तो आप उसकी तामीर में भी मदद कर सकते हैं। लाहौर का, पेशावर का जो अस्पताल है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वहाँ पे भी आप मदद कर सकते हैं। एंड और चूंकि ये चलता है एक्चुअली एहतियात पे है, फंड्स इसी तरह ही डोनेशंस पे ही चलता है, तो लिहाजा किसी वक्त भी, हर वक्त भी आपने अगर जब भी कोई डोनेशन करनी हो, सो दिस इज और पता है क्या, 777 SMS जो है ना, SMS सर्विस बहुत ही बेहतरीन है। वो तो आप अक्सर ही, कभी आपने दिन का आगाज़ करना, आपने सदका देना, आप 777 पे मैसेज करें, 20 रुपये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से शौकत खानम को डेडिकेट हो जाते हैं। अच्छा जी, आज इसी में हम बात भी करेंगे। डॉक्टर आसिम यूसुफ इज रिप्रेजेंटिंग शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर आसिम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शौकत खानम अस्पताल कराची की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा, तो इसमें टोटल कितने डिपार्टमेंट्स होंगे और क्या जदीद सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी? जी, शौकत खानम कराची जो है वो दिसंबर 2023 में इंशाल्लाह खुलेगा। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल होगा और लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज़ में। उसमें डिपार्टमेंट्स वही होंगे जो हमारे लाहौर और पेशावर के हॉस्पिटल्स में हैं, क्योंकि यही फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं हर टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल में। टर्शरी केयर का मतलब है कि हमारे हस्पतालों में तमाम तशख़ीस के आलात और स्पेशलिस्ट्स मौजूद होते हैं। तमाम जो कैंसर के इलाज हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी से किया जाए, दवाइयों से, या बिजली की शुआओं से, रेडिएशन जिसको कहते हैं, या सर्जरी या जराही से, ये सारी फैसिलिटीज़ हम फराहम करते हैं अपने मरीज़ों को। और फिर जिन मरीज़ों का मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता या जिनकी बीमारी बढ़ जाती है, उनकी बीमारी के अलामात को ट्रीट किया जाता है, उसको पैलिएटिव मेडिसिन कहें। तो ये फुल स्पेक्ट्रम होता है हमारे हस्पताल। डॉक्टर साहब, साल हर साल से लोगों का ट्रस्ट है शौकत खानम पे, लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको पता है कि ये एक्चुअली सिलसिला मुफलिस नादार मरीज़ों तक, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचता है। आप प्लीज़ अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें, किस तरह से ये डोनेशंस बढ़ सकती हैं, कितनी ज़रूरत है आप लोगों को? हर साल, पिछले साल से ज़्यादा हमें ज़कात और अतियात मिलते हैं, और इसी की वजह से हम हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ों का फ्री इलाज करते हैं। कंसिस्टेंटली 27 साल से हमने हर साल 75% से ज़ायद जो मरीज़ हैं उनका कम्प्लीटली फ्री ट्रीटमेंट किया है कैंसर का। पाकिस्तानी जो डोनेट करना चाहें, जो भी शख्स डोनेट करना चाहे हॉस्पिटल के लिए, वो हमारी वेबसाइट पे अगर जाएं www.shaukatkhanam.org.pk, तो उधर से डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डोनेट कर सकते हैं, और जो तमाम बाकी मोड्स हैं डोनेट करने के, उसकी भी डिटेल्स वहाँ पे हैं। मैं ये भी कहता चलूँ कि ज़कात जो है जिस साल में जमा की जाती है वो उसी साल में सारी की सारी खर्ची जाती है। वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे सिर्फ खर्ची जाती है, उसको तामीराती काम या ऐसी कोई चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही उसको बचाया जाता है कि अगले साल इस्तेमाल कर लें। जिस साल में जमा होती है उसी साल में सारी की सारी खर्च की जाती है मुस्तहिक मरीज़ों के इलाज पे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से केसेस कैंसर के सामने आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, और क्या कोई ऐसा प्लान है कि कुछ और शहरों में भी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएँ? हमारा एस्टिमेट है कि जो शौकत खानम लाहौर है, उस तरह के 20 हस्पताल चाहिए हैं पाकिस्तान भर में, ताकि तमाम मरीज़ों का शौकत खानम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और शौकत खानम की एक फैसिलिटी में कैंसर का इलाज हो सके। जैसे हमने बात की, कराची का हम हस्पताल बना रहे हैं, इस वक्त वो 80% से ज़ायद उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, और इंशाल्लाह वो दिसंबर 2023 में खुलेगा। चौथा हस्पताल जो है वो कोयटा में बनेगा। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम और हॉस्पिटल्स बनाएंगे बड़े हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द। इस वक्त शौकत खानम लाहौर और पेशावर में मिला के हमने 2021 में 12,000 से ज़ायद नए कैंसर पेशेंट्स एडमिट किए थे सिस्टम में। इसके अलावा किसी भी वक्त 35,000 के करीब मरीज़ ऐसे होते हैं सिस्टम में जिनका एक्टिव ट्रीटमेंट या इलाज ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन वो फॉलो अप पे होते हैं। वो बाकायदगी से आते हैं, डॉक्टर उनको एग्ज़ामिन करते हैं, उनके टेस्ट CT स्कैन वगैरह होते हैं वक्फे के बाद, ताकि हम देख सकें कि कैंसर कहीं खुदा नस्ता दोबारा तो नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यूसुफ फॉर बीइंग विद अस, एंड दिस इज़ वन डिजर्विंग प्लेस। अगर आप अपनी यातायात भी सोच रहे हैं कि कहाँ देनी है, प्लीज़ दिल खोल कर एहतियात करें। शौकत खानम डिजर्व्स दैट। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में खबर ये है, जो लंदन तो पहुँच गए हैं, लेकिन
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात उनकी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑलमोस्ट 7 बजे होगी, यानी कि हमारे इफ्तारी के टाइम। हमारे इफ्तारी बिलावल, अच्छा ये पुरानी तस्वीर है, मुझे लग रहा था उन्होंने कटिंग करा ली है। नहीं, एक्चुअली मुझे भी यही लगा था, लेकिन ये फाइल फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शरीर रहमान है उनके साथ, और कौन कौन है हुमा? नवीद कमर हैं और कमर जमान कायरा पीन के। जी बिल्कुल, और वैसे हमने सुबह मेंशन किया था मिफ्ता इस्माइल जो कि अमेरिका जा रहे हैं एक्चुअली, और आपको पता है IMF की एक नेगोशिएशन है, वो भी रुकेंगे लंदन में। बिल्कुल, ये जी उनकी ये फुटेज आ गई और वो भी नवाज शरीफ से मिल रहे हैं। अच्छा, ये मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात जो है ये ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि इसहाक डार साहब ना मिले हों इस मुलाकात में उन्हें, और वो डॉलर को आर्टिफिशियली नीचे लाने के तरीके ना बता रहे हैं मिफ्ता साहब को, क्योंकि वो। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि आज शायर मशरिक़ मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी मनाई जा रही है।